मित्रों, आज हम फिर से हमारा जो कल का टॉपिक था भारत में राष्ट्रवाद, उस विषय पर फिर से आगे बढ़ते हैं। हमने देखा था कि किस प्रकार भारत में राष्ट्रवाद की शुरुआत हुई, जिनमें विभिन्न आंदोलन चलाए गए। उन आंदोलनों के माध्यम से भारत में राष्ट्रवाद का विकास हुआ। तो उन्हीं आंदोलनों में से एक है रॉलेट एक्ट। ये आंदोलन 1919 में अंग्रेजी सरकार ने लागू किया। इसके खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला लिया गया। भारतीय सदस्यों के भारी विरोध के बावजूद इस कानून को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने बहुत जल्दबाजी में पारित कर दिया। इस कानून के जरिए सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और राजनीतिक कैदियों को भी 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया। महात्मा गांधी ऐसे अन्यायपूर्ण कानून के खिलाफ अहिंसक ढंग से नागरिक अवज्ञा चाहते थे। इसे 6 अप्रैल को एक हड़ताल से शुरू होना था। इस कानून में क्या था, जिसको कहा गया बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील, अर्थात किसी को भी अंग्रेजी सरकार बिना बताए किसी भी जुर्म में डाल सकती थी और उसकी 2 साल तक ना आप अपील कर सकते थे किसी कोर्ट में, ना ही आपको दलील दे सकते थे कि हमें क्यों पकड़ा गया, और ना ही आप वकील कर सकते थे। तो इस प्रकार से काला कानून था एक प्रकार से, और इसके वजह से ही गांधी जी और देश के लोगों ने इस एक्ट के खिलाफ आंदोलन किया। विभिन्न शहरों में रैली जुलूसों का आयोजन किया गया। रेलवे वर्कशॉप में कामगार हड़ताल पर चले गए, दुकानें बंद हो गईं। इस व्यापक जन उभार से चिंतित तथा रेलवे व टेलीग्राफ जैसी संचार सुविधाओं के भंग हो जाने की आशंका से भयभीत अंग्रेजों ने राष्ट्रवादियों का दमन करना शुरू कर दिया। अंग्रेजी सरकार को ऐसा लगा कि हमारे खिलाफ बड़ी साजिश हो रही है भारतीयों द्वारा, तो उन्होंने बड़े बड़े नेताओं को हिरासत में ले लिया। गांधी जी के दिल्ली में प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई। 10 अप्रैल को पुलिस ने अमृतसर में एक शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी। इसके बाद लोग बैंक, डाकखानों, रेलवे स्टेशनों पर हमले करने लगे। मार्शल लॉ लागू कर दिया। मार्शल लॉ माने होता है कि फौजी शासन, और जनरल डायर ने कमान संभाल ली। इस एक्ट के विरोध में अमृतसर में जलियांवाला बाग था, उस बाग में लोग इकट्ठे हुए शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने के लिए, अंग्रेजी सरकार पर यह दबाव बनाने के लिए कि सरकार इस कानून को वापस ले। और ये घटना है 13 अप्रैल सन 1919 की। तो बैसाखी का मेला था उस दिन। बहुत सारे लोग इस मैदान में इकट्ठे हुए। काफ़ी लोग सरकार द्वारा लागू किए इस दमनकारी कानून का विरोध प्रकट करने के लिए एकत्रित हुए। मैदान चारों तरफ से बंद था। शहर से बाहर होने के कारण यहाँ जुटे लोगों को यह पता ही नहीं था कि इलाके में मार्शल लॉ लागू किया जा चुका है। लेकिन जनरल डायर उसी समय हथियारबंद सैनिकों के साथ वहाँ पहुँचा और उसने जाते ही मैदान से बाहर निकलने के सारे रास्तों को बंद कर दिया। उसके बाद उसके सिपाहियों ने भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चलाई। सैकड़ों लोग मारे गए। बाद में उसने बताया कि यह सत्याग्रहियों के जहन में दहशत और विस्मय का भाव पैदा करने एक नैतिक प्रभाव उत्पन्न करना चाहता था। उद्देश्य था कि लोगों में हम एक दहशत पैदा कर दें ताकि वो अंग्रेजी सरकार के खिलाफ दोबारा ऐसा कोई बड़ा प्रदर्शन न करें। लेकिन उसमें बहुत सारे लोग मारे गए। जैसे जैसे जलियांवाला बाग की खबर फैली, उत्तर भारत के बहुत सारे शहरों में लोग सड़कों पर उतरे, हड़तालें हुई, लोग पुलिस से मोर्चा लेने लगे और सरकारी इमारतों पर हमला करने लगे। सरकार ने इन कार्रवाइयों को निर्ममता से कुचलने का रास्ता अपनाया। सरकार को अपमानित और आतंकित करना चाहती थी। सत्याग्रहियों को जमीन पर नाक रगड़ने के लिए सड़क पर घिसट कर चलने और सारे साहिबों को सलाम करने के लिए मजबूर किया गया। ये था कि अंग्रेजी सरकार के सामने आप झुके रहें और उनके सामने नाक रगड़ के चलें। कुल मिलाकर ये था कि इतना दहशत पैदा करना चाहती थी अंग्रेजी सरकार कि जिससे भारत के लोग डर जाएं और अंग्रेजी सरकार के खिलाफ कोई कदम न उठाएं। इसके अलावा लोगों को कोड़े मारे गए। गांव गुजरांवाला पंजाब पर बम बरसाए गए। हिंसा फैलते देख महात्मा गांधी ने आंदोलन को वापस ले लिया। भले ही रॉलेट सत्याग्रह एक बहुत बड़ा आंदोलन था, लेकिन अभी भी वह मुख्य रूप से शहरों और कस्बों तक ही सीमित था। अभी इसमें गांव के लोग अभी भी शामिल नहीं हो पा रहे थे।
महात्मा गांधी पूरे भारत में और भी ज़्यादा जनाधार बड़ा आंदोलन खड़ा करना चाहते थे, जिससे कि संख्या आंदोलनकारियों की ज़्यादा हो और अंग्रेजी सरकार पर ज़्यादा दबाव बनाया जा सके। लेकिन उनका मानना था कि हिंदू मुसलमानों को एक दूसरे के नज़दीक लाए बिना कोई बड़ा मुद्दा उठाकर भी दोनों समुदायों को जब तक इकट्ठे नहीं होंगे तब तक कोई बड़ा आंदोलन नहीं चलाया जा सकता। पहले विश्व युद्ध में मतलब ये कि यहाँ ज़रूरत ये महसूस की गई कि भारत में हिंदू मुसलमानों को मिलकर ये लड़ाई लड़नी होगी, तभी हम इस लड़ाई से पार पा सकते हैं। इसी समय पहला विश्व युद्ध शुरू हो गया 1914 में। तो पहले विश्व युद्ध में ओटोमन तुर्की की हार हो चुकी थी। इस आशय की अफवाहें फैली हुई थी कि इस्लामिक विश्व के आध्यात्मिक नेता माने खलीफा ओटोमन सम्राट पर एक बहुत ही सख्त संधि थोपी जाएगी। खलीफा को तत्कालिक शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च 1919 में बम्बई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया। माने भारत में गांधी जी ने मुसलमानों की सहानुभूति हासिल करने के लिए एक सम्मेलन किया, जिसमें कहा गया कि जो खलीफा है, जो इस्लाम धर्म का धर्मगुरु है दुनिया का, उसके खिलाफ साजिश की जा रही है अंग्रेज़ों द्वारा। तो इसके लिए हिंदू मुसलमानों को एक होकर के आंदोलन चलाना चाहिए और अंग्रेजी सरकार पर दबाव बनाया जाए। इसके लिए गांधी जी ने मुंबई में एक खिलाफत कमेटी बनाई। मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं के साथ कई युवा मुसलमान नेताओं ने इस मुद्दे पर संयुक्त कार्रवाई की संभावना तलाशने के लिए महात्मा गांधी के साथ चर्चा शुरू की और सितंबर 20 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में महात्मा गांधी ने भी दूसरे नेताओं को इस बात पर राजी कर लिया कि खिलाफत आंदोलन के समर्थन और स्वराज के लिए एक असहयोग आंदोलन शुरू किया जाना चाहिए। गांधी जी का मानना था कि भारत में रहने वाली मुख्य जो बड़े धार्मिक समुदाय हिंदू और मुसलमान, जब तक ये एक नहीं होंगे और हम मिलकर अंग्रेज़ों के खिलाफ कोई बड़ा आंदोलन नहीं चलाएंगे, तब तक हम अंग्रेज़ों से पार नहीं पा सकते, ऐसा मानना था। और इसके लिए एक बड़ा आंदोलन जिसे कहा गया असहयोग आंदोलन। जैसा कि हम देख रहे हैं कि असहयोग नाम से ही, आ माने नहीं, सहयोग माने सहयोग, मतलब हम अंग्रेजी सरकार का किसी भी क्षेत्र में सहयोग नहीं करेंगे, ऐसा मान करके गांधी जी ने ये आंदोलन चलाया कि हम अंग्रेजी सरकार को किसी भी काम में सहयोग नहीं करेंगे, उनके हर काम में असहयोग करेंगे। इस आंदोलन के द्वारा हम अपने अहिंसा के स्वरूप का भी पालन करेंगे और हम अंग्रेज़ों से लड़ाई नहीं लड़ेंगे, बस हम उनके किसी भी काम में सहयोग नहीं करेंगे। जैसे उदाहरण दिया जाए कि कक्षा में क्लास में विद्यार्थी और अध्यापक के सहयोग से ही क्लास चलती है। अगर दोनों में से कोई एक सहयोग ना करे या अध्यापक ना पढ़ाना चाहे तो पढ़ाई नहीं होगी, या अध्यापक पढ़ाना चाहता है लेकिन बच्चे सारे सुर मचाएं तो भी पढ़ाई नहीं होगी, तो मतलब सहयोग नहीं हुआ। तो इसी प्रकार अंग्रेजी सरकार के खिलाफ जो आंदोलन चलाया गया, उसमें गांधी जी का मानना था कि हम अंग्रेज़ों को सहयोग क्यों करें, उन्हें सरकार चलानी है चलाएं। इसके लिए बाकायदा चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ा गया और सबसे पहले लोगों को सरकार द्वारा दी गई पदवियां लौटा देनी चाहिए। जो अंग्रेजी सरकार ने लोगों को सम्मान दिए थे, लोगों ने उन्हें मना किया कि हमें आपका सम्मान नहीं चाहिए। सरकारी नौकरियां लोगों ने मना करना शुरू कर दिया। सेना पुलिस में लोगों ने भर्ती होने से मना कर दिया। अदालतें बंद कर दी, भारत के वकीलों ने उनमें प्रैक्टिस करना, वकालत करना बंद कर दी। विधायी परिषदों के चुनाव लड़ना बंद कर दिए। स्कूलों में भारत के लोगों ने अपने बच्चे निकाल लिए कि भाई हम अंग्रेजी स्कूलों में अपने बच्चे क्यों पढ़ाएं। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना शुरू कर दिया। अगर सरकार दमन का रास्ता अपनाती है तो व्यापक सविनय अवज्ञा आंदोलन भी शुरू किया जाए, ऐसा पहले से प्लान कर लिया गया कि अगर सरकार इसको भी दबाती है, वैसे तो हम सरकार से कोई लड़ाई नहीं लड़ रहे, हम सिर्फ उनका सहयोग नहीं कर रहे, तो लेकिन अगर फिर भी सरकार हमारा दमन करती है तो हम इसके खिलाफ फिर एक और आंदोलन चलाएंगे। तो 1920 की गर्मियों में गांधी जी और शौकत अली आंदोलन के लिए समर्थन जुटाते हुए देश भर में यात्राएं करते रहे। कांग्रेस में बहुत सारे लोग इन प्रस्तावों पर सशंकित थे कि जो प्रस्ताव गांधी जी द्वारा पारित कराए जा रहे हैं उनके प्रति आशंका थी। वे नवंबर 20 में विधायी परिषद के लिए होने वाले चुनाव पर बहिष्कार करने में हिचकिचा रहे थे। माने बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जो गांधी जी की विचारधारा से सहमत नहीं थे। उन्हें भय था कि इस आंदोलन में लोग हिंसा कर सकते हैं। सितंबर से दिसंबर तक कांग्रेस में भारी खींचतान चलती रही। कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि आंदोलन के समर्थक और विरोधियों के बीच सहमति नहीं बन पाएगी। आखिरकार दिसंबर 2020 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में एक समझौता हुआ और असहयोग कार्यक्रम पर स्वीकृति
की मोहर लग गई। इसी बीच हम जो बीच में घटना का जिक्र होना चाहिए था, जैसे कांग्रेस में फूट पड़ गई 1907 में। कांग्रेस के दो धड़े हो गए थे, एक गरम दल और एक नरम दल। तो ये फूट बहुत दिनों तक जारी रही। इधर हिंदू मुसलमान भी अलग हो गए। तो इन दोनों को जब तक इकट्ठा नहीं किया जा सकता था, तो इसके लिए 1916 में समझौता हुआ दोनों में। 1916 में कांग्रेस के दोनों धड़े आपस में फिर से मिल गए और कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों आपस में मिले, तब जाकर के इस आंदोलन को बड़ी रूपरेखा दी पाए। अब विचार हुआ कि आंदोलन को किस तरह आगे बढ़ाएं। उनमें कुछ लोगों ने हिस्सा लिया, ले विभिन्न सामाजिक समूह ने असहयोग के विचार को किस तरह समझा। आंदोलन के भीतर भी अलग अलग धाराएं थीं। जैसे हम देखें, असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन जनवरी 1921 में शुरू हुआ। इस आंदोलन में विभिन्न सामाजिक समूह ने हिस्सा भी लिया, लेकिन हर एक की अपनी अपनी आकांक्षाएं थीं। मतलब जो भी उस आंदोलन में शामिल हुआ था उसके अपने अपने उद्देश्य थे, ये है मतलब उसका। लेकिन सभी ने स्वराज के आह्वान को स्वीकार किया। तो लेकिन उसके लिए उनके अलग अर्थ थे। जैसे शहरी लोगों का आंदोलन, हम देखें कि आंदोलन की शुरुआत शहर में मध्यम वर्ग की हिस्सेदारी के साथ शुरू हुई। हजारों विद्यार्थियों स्कूल कॉलेज छोड़ दिए, हेडमास्टर शिक्षकों ने इस्तीफे सौंप दिए, वकीलों ने मुकदमे लड़ना बंद कर दिया। मद्रास के अलावा ज़्यादातर प्रांतों में विधान परिषद के चुनाव का बहिष्कार किया गया। मद्रास में गैर ब्राह्मण द्वारा बनाई गई एक जस्टिस पार्टी का मानना था कि काउंसिल में प्रवेश के जरिए ही वे अधिकार मिल सकते हैं जो सामान्य रूप से केवल ब्राह्मणों को मिल पाते हैं। इसलिए इस पार्टी ने चुनाव का बहिष्कार नहीं किया। तो यहाँ दो आप देखेंगे, दो गुट हो गए। एक जो है ना चुनाव में शामिल होना चाहता था और एक चुनाव में शामिल नहीं होना चाहता था। आर्थिक मोर्चे पर देखें तो असहयोग का असर और भी ज़्यादा नाटकीय रहा। विदेशी सामानों का बहिष्कार किया गया, शराब की दुकानों की पिकेटिंग की गई। मतलब वहाँ लोग खड़े होकर के महिलाएं और शराब खरीदने नहीं देती थी लोगों को। और विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। 1921 से लेकर 22 के बीच विदेशी कपड़ा का आयात लगभग आधा रह गया। इससे अंग्रेजी सरकार को जरूर चिंता है। उसकी कीमत 102 करोड़ से घट करके सीधे 57 करोड़ रह गई। बहुत सारे स्थानों पर व्यापारियों ने विदेशी चीज़ों का व्यापार करने तथा विदेशी व्यापार में पैसा लगाने से इनकार कर दिया। जब बहिष्कार आंदोलन और फैला, लोग आयातित कपड़े को छोड़कर केवल भारतीय कपड़े पहनने लगे, तो भारतीय कपड़ा मिलों और हथकरघों का उत्पादन भी बढ़ने लगा। इससे एक फ़ायदा हुआ कि भारत के जो उद्योग थे वो आगे बढ़ने लगे। कुछ समय बाद शहरों में यह आंदोलन धीमा पड़ने लगा, क्योंकि आंदोलन की एक सीमा होती है। इसके कई कारण थे। गांधी का कपड़ा मिलों में भारी पैमाने पर बनने वाला कपड़ों के मुकाबले प्रायः महंगा होता था। भारत में जो कपड़ा था, जो बनता था, वो क्या है, महंगा हो जाता था, क्योंकि हाथों से बनता था। और जो कपड़ा मशीनों से बनता है वो सस्ता हो जाता है। तो गरीब उसे खरीद नहीं पा रहे थे। वे मिलों के कपड़े को लंबे समय तक बहिष्कार कैसे कर सकते थे। जिस प्रकार अभी हम देख रहे हैं कि लॉकडाउन लंबे समय तक नहीं बढ़ाया जा सकता। खाने पीने की सब्जियां सारी चीज़ें मिल रही हैं, तो एक हद है मतलब सरकार की कि वो कितना किसको खींचेगी। ब्रिटिश संस्थानों के बहिष्कार से भी समस्या पैदा हो गई। आंदोलन की कामयाबी के लिए वैकल्पिक भारतीय संस्थानों की व्यवस्था जरूरी थी। मतलब भारतीयों ने अपने स्कूल खोले ताकि ब्रिटिश संस्थानों के स्थान पर उनका प्रयोग किया जा सके। लेकिन वैकल्पिक संस्थानों की स्थापना की प्रक्रिया बहुत धीमी थी। फलस्वरूप विद्यार्थी और शिक्षक फिर से सरकारी स्कूल में लौटने लगे और वकील दोबारा सरकारी अदालतों में दिखाई देने लगे। तो हम यहाँ देख रहे थे कि इस आंदोलन में शामिल होने वाले जो वर्ग थे उनकी अलग अलग विचारधाराएं थीं और अलग अलग उद्देश्य थे। आज इतना ही।